Bernoulli's theorem. It states that it states that for streamline non-viscous irrotational for streamline non-viscous irrotational flow of liquid for streamline non-viscous irrotational flow of liquid, the sum of kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume, and pressure energy per unit volume is constant. And pressure energy per unit volume is constant. That is, or you can also write it as पूरी इक्वेशन को 2g से डिवाइड कर दिया. P by rho g is called pressure head. Velocity head. H is called gravitational head. ये नाम रखे हुए इन quantities के. अगर horizontal flow है तो height constant रहेगी. Then you can simply write which signifies जहाँ पे fluid की velocity ज़्यादा होती है वहाँ pressure कम होता है. So P plus half rho V square is constant. हमने इसको prove करना है mathematically इस theorem को. For that we consider a tube of variable cross-sectional area through which liquid is flowing. One end has cross-sectional area A1. See A, B. इधर लिक्विड की वेलोसिटी v1 है.
एक हाइट, एक एंड की हाइट h1, और दूसरे एंड की हाइट h2। इधर प्रेशर P1 है, इधर प्रेशर P2 है। हमने प्रूफ करना है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड एज लिक्विड फ्लोज थ्रू इट इन अ नॉन विस्कस स्ट्रीमलाइन। नॉन विस्कस इसलिए बिकॉज अगर विस्कोसिटी होगी तो देयर विल ऑलवेज बी सम लॉस ऑफ एनर्जी व्हिच टेक्स प्लेस। सो नॉन विस्कस फ्लो के लिए प्रूफ करेंगे। अगर मैं सिर्फ इस डायग्राम से पूछूं, अगर मैं ए से बी की तरफ जाता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है? ए से बी बढ़ रही है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर mgh1 है, दूसरे एंड पे पोटेंशियल एनर्जी mgh2। Yes, sir. सिमिलरली वेलोसिटी किधर ज्यादा होगी, v1 या v2? V2. जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है उधर वेलोसिटी ज्यादा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस लिक्विड को मूव करने के लिए, दैट विल रिजल्ट इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल भी बढ़ रही है, काइनेटिक भी बढ़ रही है, मतलब कुछ वर्क करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो हम वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस लगाएंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड यू विल गेट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। अगर मैं आपसे पूछूं से मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब इन टाइम डेल्टा टी, अगर एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड में कितना एंटर करेगा? कल किया था हमने जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की थी। So volume into density. वॉल्यूम कितना था? A1 V1. A1. तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग इज A1 V1, मास इज A1 V1 रो इन 1 सेकेंड। टाइम डेल्टा टी में बताना है तो A1 V1 रो डेल्टा टी। यहाँ से लीव कितना करेगा? A2 V2 रो डेल्टा टी, और ये दोनों इक्वल ही होंगे, जितना एंटर करेगा उतना ही लीव भी करेगा। Yes, sir. तो हम डेल्टा टी में निकाल लेंगे कि डेल्टा टी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, और टाइम डेल्टा टी में वर्क डन कितना हुआ। सो दैट विल गिव यू द रिजल्ट। सो इसको लिख लो, प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अच्छे से रट लेना बिकॉज ये 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलीज थ्योरम। You can write proof. Consider non-viscous and streamline flow. Consider non-viscous and streamline flow of liquid in a tube of variable cross-sectional area as shown in figure. In tube of variable cross-sectional area as shown in figure. The cross-sectional area of the two ends are cross-sectional area of the two ends. Liquid of tube. Liquid of tube नहीं, Streamline flow of liquid. in a tube of variable cross-sectional area. In a tube of variable cross-sectional area. Let A1 and A2. Let A1 and A2 denotes cross-sectional area of the two ends with velocity V1 and V2 respectively. Let A1 and A2 be the cross-sectional area of two ends with velocity V1 and V2 respectively. With velocity V1 and V2 respectively. Density of liquid is assumed to be constant throughout. Density of liquid is assumed to be constant throughout.
m1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इन टाइम डेल्टा टी निकालने पर मास इज a1 v1 रो डेल्टा टी. Similarly, change in potential energy. मैंने चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली. वर्क डन कितना होगा? बिकॉज तभी वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस लगेगा. वर्क डन होता है F डेल्टा x. अगर प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, तो P1 A1 विल बी Force. फोर्स. और डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितनी टाइम डेल्टा t में? अगर वेलोसिटी v1 है तो डिस्प्लेसमेंट इज v1 डेल्टा t माइनस v2 delta t. Or you can say that P1 minus P2, because हमें पता है कि A1 V1 is A2 V2. Using work energy equivalence. Work done is equals to इक्वेशन में देखो कॉमन टर्म कौन सी है जो कैंसिल हो सकती है. A1 V1 एंड डेल्टा टी ये सब में है. आपके पास बचा इस साइड P1 minus P2 is equals to half rho और इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा. P plus half rho V square plus rho GH is constant.
Next to it. Applications of Bernoulli's theorem. Applications of Bernoulli's theorem. This is first application, atomizer. Any kind of perfume or spray system. हमने बर्नौलीज थ्योरम में किया कि प्रेशर प्लस पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट अगर ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब लें. एटोमाइजर इज कि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसका वर्टिकली इसको डिप किया हुआ है किसी लिक्विड में, तो लिक्विड अपने आप ऊपर राइज नहीं कर सकता बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वेट ऑफ लिक्विड इज डाउनवर्ड्स. आप जब इस रबर बैलून को प्रेस करोगे, पीछे से आपने जब इसको प्रेस किया रबर बैलून को, एयर पासेस थ्रू दिस ट्यूब विद हाई वेलोसिटी. जब एयर हाई वेलोसिटी से पास करेगी तो उसका इफेक्ट होगा दैट इट विल रिड्यूस द प्रेशर. इधर प्रेशर कम हो जाएगा, इधर लो प्रेशर है, अंदर लिक्विड रेस्ट पे है, तो इधर हाई प्रेशर है. फोर्स ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम हाई टू लो High प्रेशर से. pressure to low. तो लिक्विड पे एक फोर्स एक्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, इट मूव्स अप, मिक्सेस विद द एयर एंड गेट्स स्प्रेड. सो ये एटोमाइजर का प्रिंसिपल होता है कि आप प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देते हो प्रेस करके रबर बैलून को. आजकल रबर बैलून नहीं लगा होता, वैसे प्रेस का सिस्टम है, बट कंसेप्ट यही है कि यू क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस एंड लिक्विड टेंड्स टू मूव अगेंस्ट ग्रेविटी. सो डायग्राम बना लो, फिर इसको लिखते हैं. एटोमाइजर. Atomizer is atomizer is a device used to spray liquid in the form of small droplets, to spray liquids in the form of small droplets. As shown in figure, liquid is placed in a container. As shown in figure, liquid is placed in a container. With a vertical tube dipped in it.
A horizontal tube. A vertical tube. So, a horizontal tube is connected to the vertical tube as shown in figure. One end of the horizontal tube, one end of the horizontal tube, one end of the horizontal tube has a rubber balloon and the other end has spray nozzle. And the other end has spray nozzle. When rubber balloon is pressed, when rubber balloon is pressed, liquid passes, air passes through. Air passes through. Horizontal tube with high velocity. According to Bernoulli's theorem, The air passes through. horizontal tube with high velocity. According to Bernoulli's theorem, this creates low pressure this creates low pressure in the horizontal tube the liquid inside the container is at rest. Liquid inside the container is at rest. Liquid inside the container is at rest and at high pressure. And at high pressure. Force acts on the liquid from high to low pressure side. And it moves against gravity. And it moves against gravity. Mixes with the air. And gets sprayed in the form of small droplets. Mixes with the air and gets sprayed in the form of small droplets. Next, velocity of efflux. Velocity of efflux, EFFLUX. Velocity of efflux.
velocity of efflux. So you can write velocity of efflux. It is the velocity with which. It is the velocity with which liquid comes out. It is the velocity with which liquid comes out. Comes out of an orifice. Orifice. O-R-I-F-I-C-E. It is the velocity with which liquid comes out of an orifice. Orifice hole को बोलते हैं. Velocity with which liquid comes out of an orifice from the container filled with liquid. From the container filled with liquid. कि हमारे पास अगर एक कंटेनर है, हमने इसमें एक होल कर दिया ऐसे साइड पे. टॉप सरफेस से h डिस्टेंस नीचे. तो जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा दैट विल बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स. हमने v निकालना है और बताना है कितनी दूर जाके गिरेगा, रेंज कितनी होगी. टोटल हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम h है, होल जो है दैट इज स्मॉल h बिलो दिस सरफेस. सो हमने वेलोसिटी निकालनी है, किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा. कैसे कर सकते हैं? अगर मैं सरफेस पे बात करूं, पहले समझ लो फिर लिखवा दूंगा मैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्कूल के लिए. अगर मैं सरफेस पे बात करूं तो सरफेस पे प्रेशर है P नॉट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज रो जी एच बिकॉज हाइट h है. सरफेस पे लिख रहा हूं मैं एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी नहीं है. इस पॉइंट पे देखेंगे तो ओपन है तो प्रेशर इज P नॉट प्लस लिक्विड बाहर आएगा विद वेलोसिटी हाफ रो v स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है? H minus H minus L. पोटेंशियल एनर्जीज, ये बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन होगी. मैंने इन दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी इक्वेट कर दी. P नॉट कैंसिल हो जाएगा, या एक स्टेप और लिख लो बेशक. ये P नॉट एंड रो जी एच कैंसिल, दैट मीन्स हाफ रो v स्क्वायर दैट मीन्स वेलोसिटी इस पे डिपेंड करती है कि जो होल हमने किया है उसकी सरफेस से डेप्थ कितनी है. हम इसको जितना नीचे लेके आते जाएंगे, बिकॉज स्मॉल h पे डिपेंड कर रहा है, इसको जितना नीचे लेके आते जाएंगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा. बिल्कुल टॉप पे होल करते तो जीरो वेलोसिटी से आता, इधर करेंगे तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी. और रेंज अगर निकालनी है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है. horizontal. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला क्या था? U रेंज under लो, root H u अंडर रूट एच बाई जी. तो इसमें वेलोसिटी कितनी है? under root 2gh. और हाइट
H minus H. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. ये इसकी रेंज हो जाएगी. सो डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं इसको. वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स. डायग्राम बनाना सिर्फ नीचे का नोट ना करना अभी, बिकॉज अगर एप्लीकेशंस आएंगी कई बार तो लिख देते राइट एनी टू एप्लीकेशन, कई बार वो स्पेसिफिकली यही देंगे. कि वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का फॉर्मूला ड्राइव करो बर्नौलीज थ्योरम के बाद. So you can write as shown in figure, a non-viscous liquid, as shown in figure, a non-viscous liquid is filled in a container up to height h and a small orifice is made and a small orifice is made at a depth h and a small orifice is made at a depth h below the surface. We assume cross-sectional area the cross-sectional area of container to be very large as compared to the cross-sectional area of orifice using Bernoulli's theorem and equating the energy at the surface and at position of orifice, we get. फिर जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशंस लिखे हैं पूरा लिख लो. v इज इक्वल टू रूट 2gh तक.
Next to it, horizontal range. The horizontal distance traveled by the liquid coming out of orifice. Horizontal distance traveled by the liquid coming out of orifice as it reaches the ground. इसके आगे लिख लो, the liquid will behave like a horizontal projectile. The liquid will behave like horizontal projectile as it is moving under the effect of gravity alone. As it is moving under the effect of gravity alone. Thus range is equal to, फिर range का formula लिख लो. और अगर मैं आपसे पूछूं ये रेंज मैक्सिमम कब होगी, मतलब मैं कहाँ पे होल्ड करूं कि लिक्विड सबसे ज्यादा दूर गिरे जाके. स्मॉल h की वैल्यू सो दैट रेंज इज मैक्सिमम. जीरो पे तो लिक्विड की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. मैक्सिमम रेंज मतलब इसकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी. बस मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है. मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आई गेट हाफ into differentiation of you get सेंटर में होल्ड करोगे तो रेंज मैक्सिमम होगी. सेंटर में होल्ड करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगी. अब मेरे को ये बताओ, इसमें मैंने एक assumption लिखी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफाइस. उसको क्यों लिखा, उसका क्या फायदा? Why I am assuming that कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफाइस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एरिया ऑफ कंटेनर. क्यों कर रहा हूं मैं ये assumption? कोई रीजन होना चाहिए ना, कहीं प्रॉब्लम. हाँ जी वेलोसिटी की स्पीड, वेलोसिटी मतलब से ज्यादा होगी. आप ऐसे सोचो, अगर मैं ये बड़ा होल करता तो क्या होता? वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स बदलती? मतलब जैसे लिक्विड के जैसे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं अगर बड़ा होल करते हैं. ये जीरो किसको लिया था? ये जीरो क्या था? काइनेटिक एनर्जी. पर अगर यहाँ पे होल बड़ा होगा तो ये लिक्विड सरफेस भी तो किसी वेलोसिटी से नीचे आना शुरू हो जाएगा, ये रेस्ट पे नहीं होगा. आप यहाँ पे छोटा सा होल करोगे तो आप इसको रेस्ट पे मान सकते हो, पर अगर मैं ये बड़ा होल कर दूंगा तो यहाँ से लिक्विड बाहर जाएगा तो ये भी तो नीचे आएगा, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी लेनी पड़ेगी. पर हमने नहीं लेनी,
क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स स्मॉल होल्स के लिए निकालनी है हमने, इसलिए हमने ये अजम्पशन ले ली कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफाइस, नहीं तो लिक्विड सरफेस मूव करेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं से मेरे पास एक कंटेनर है विच इज फिल्ड विद लिक्विड, इसमें एक मैंने होल कर दिया of cross sectional area A, which is not very small as compared to capital A. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए। पहले से इतना बताओ, जब नीचे होल में से लिक्विड बाहर आएगा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? वेरिएबल। वेरिएबल। बढ़ेगी टाइम के साथ, कम होगी? कम। क्यों कम क्यों होगी? प्रेशर कम होता जाएगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, उससे बता दो ना। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? √2gh। h क्या था? हाइट। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो जैसे जैसे नीचे आएगा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कम होती जाएगी, तो पानी उतनी धीरे बाहर निकलेगा, कम वेलोसिटी से। मैं आपसे पूछूं खाली कितनी देर में हो जाएगा डिब्बा? टाइम टेकन टू एम्प्टी दिस कैसे करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं ये कितनी देर में डिब्बा खाली हो जाएगा जिसमें हाइट h तक पानी है, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू एम्प्टी? किसी इंस्टेंट पे, बिकॉज जैसे जैसे इधर से पानी बाहर निकल रहा है लेवल नीचे आता जा रहा है। किसी इंस्टेंट पे मैंने लिया, मान लो लिक्विड यहां तक है, x डिस्टेंस तक, मतलब इतना पोर्शन खाली हो चुका है, तो यहां से वेलोसिटी क्या होगी? √2gx। This is the velocity of a flux. वॉल्यूम कितना बाहर आएगा पर यूनिट टाइम? 1 सेकेंड में कितना लिक्विड बाहर आ जाएगा अगर वेलोसिटी √2gx है तो? 1 सेकेंड √2gx a √2gx 1 सेकेंड में। dt टाइम में कितना बाहर आ जाएगा? √2gx dt उसकी डिफरेंशिएशन। जब इतना पानी बाहर आएगा तो कंटेनर में लेवल ऑफ लिक्विड बढ़ेगा कम हो जाएगा? कंटेनर में लेवल ऑफ लिक्विड कम हो जाएगा, तो मैंने माना लेट द लेवल ऑफ लिक्विड फॉल्स बाय dx। इतना सा कम हो गया ये लिक्विड बाहर निकल गया टाइम dt में, इतना लिक्विड बाहर निकल गया टाइम dt में। अब मेरे को ये बताओ, जब ये लिक्विड बाहर निकल जाएगा इसका वॉल्यूम कितना है? ये वाला लिक्विड जो बाहर निकला इसके इक्वल। और वैसे अगर मैं देखूं तो एरिया ए है, थिकनेस dx है, तो वॉल्यूम कितना हुआ? adx। और adx इक्वल है, इधर नेगेटिव साइन ले लेते हैं बिकॉज लेवल कम हो रहा है, तो -adx। तो dt किसके इक्वल आ गया? कॉन्स्टेंट्स को अगर मैं अलग रख लूं, यहां से टाइम आ जाएगा कितने टाइम में खाली होना है। x वेरीज फ्रॉम H20. h to 0। वेरी गुड।
बिकॉज इनिशियल हाइट h है, फाइनल हाइट 0 है. सो यहाँ से टाइम निकलेगा, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक. ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखो, इसको करके देखना, नोट करना इतना सा कर दो, बट इसको प्रॉपरली करके देखना आंसर आता कितना आपका, एंड देन फिर उसको एनालाइज करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं बताऊंगा उससे क्या पता चल रहा है. सो यू कैन राइट, क्वेश्चन लिखो ये. If a liquid is filled in a container, if a liquid is filled in a container up to height h, if a liquid is filled in a container up to height h, find time taken to empty the tank, find the time taken to empty the tank, cross sectional area of tank is capital A and that of orifice is small a. डायग्राम बना लो साथ में, इसको आपने प्रूफ करना है. Cross sectional area of tank is capital A and orifice is small a. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे, इतना पढ़ के देखना है. एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज, बर्नौलीज एक बार ही पढ़ के खुद से लिख के भी देख लेना, बिकॉज ये फिर याद हो जाएगी आपको डेरिवेशन.